फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक RFI रिलीज करी गई है HAL द्वारा, जिसके अंतर्गत HAL द्वारा इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को देखा जा रहा है या फिर डिज़ाइन पार्टनर्स को देखा जा रहा है IMRH के एयरफ्रेम डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए। तो अब इन डिज़ाइन पार्टनर्स के थ्रू डिटेल डिज़ाइनिंग यहाँ पर करी जानी है, जो कि करीबन 7000 ड्राइंग्स को इंक्लूड करेगा। तो ये शोकेस करता है कि प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने से हम अभी थोड़ा दूर हैं। ऑल्दो ये कहा जाता है कि IMRH की फर्स्ट फ्लाइट 2024 या 25 में प्लान करी गई है, पर जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है 2024 में सी फर्स्ट फ्लाइट हो पाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं। मोस्ट लाइकली ये 2025 तक हो और हो सकता है 2026 तक जाए, जिसके बाद ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस फर्स्ट फ्लाइट के 3-4 साल बाद ही कर पाएगा। तो इसका सर्विस इंडक्शन हम 2029-30 मानकर चल सकते हैं, जो कि पहले 2025-26 प्लान बताया जा रहा था। तो अगर 2030 में एक हेलीकॉप्टर हम सर्विस में इंडक्ट करते हैं, वो भी मीडियम कैटेगरी के लिए, और वो प्रेजेंट जनरेशन के हेलीकॉप्टर से कैपेबिलिटी में थोड़ा ही बेहतर है, तो फिर इसमें हम अचीव क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। क्योंकि Mi-17 V5 जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर नहीं है और कैपेबल भी है, और थोड़े बहुत अपग्रेड्स करने पर उसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो Mi-17 हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और जो IMRH की बेसिक स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन अगर सर्विस सीलिंग की बात करें, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें भी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग और होवर सीलिंग में खाली 500 मीटर का ही डिफरेंस है। तो Mi-17 को एक ऐसे हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करना जो कि उससे थोड़ा ही बेहतर है, ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। हाँ, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि ये एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर होगा, पर हमें ये भी दिमाग में रखना है कि ये 2028 से 2030 तक ही सर्विस में आ पाएगा। अगर ये ALS ध्रुव के साथ बनाया गया होता तो ये डेफिनेटली रेलेवेंट प्लेटफॉर्म होता। ऑल्दो ये बात भी हम ज़रूर कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि इस टाइप का हेलीकॉप्टर 2030 के बाद इररेलेवेंट हो जाएगा। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे। इवन जो Mi-17 V5 हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसे अगर हम 2030 के बाद भी यूज़ करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, वो तब भी रेलेवेंट रहेगा। लेकिन अगर हम किसी प्रोजेक्ट में घुस ही रहे हैं तो बेटर ये होता कि हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ऑल्दो इस हेलीकॉप्टर की जो कैपेबिलिटी मेंशन करी गई है, ये काफ़ी डिसेंट है। 36 ट्रूप्स ये एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। करीबन 4000 किलोग्राम का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कार्गो कैरी करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ कंपोजिट मटेरियल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। पूरा ग्लास कॉकपिट दिया जाएगा। मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट यहाँ पर 13 टन का होगा। क्रूज स्पीड यहाँ पर 260 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होगी, जो अगेन सारे डिसेंट नंबर्स हैं। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि अगर आप इनको कंपेयर करेंगे Mi-17 V5 की परफॉर्मेंस से, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम कुछ अलग अचीव नहीं कर रहे हैं। अगर हमने LCA तेजस डिज़ाइन किया था तो वो MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए किया था, जिससे LCA तेजस जनरेशन आगे है। पर इस केस में हम ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटी का हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जो अगेन हम 2030 के आसपास इंडक्ट करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रोग्राम से हम क्या अचीव कर रहे हैं, ये सवाल है। और इस प्लेटफॉर्म के रिसर्च और डेवलपमेंट में हम टाइम और पैसा लगा रहे हैं, ये भी सवाल है। और अगर लगा भी रहे हैं तो खाली इसी पर लगा रहे हैं, ये भी सवाल है। पैरेलल में हमको फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट ज़रूर आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो वॉरफेयर है काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। क्विक डिप्लॉयमेंट नेसेसिटी बन गई है, और क्विक इन और आउट ऑपरेशंस के लिए जो प्रेजेंट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स हैं, ये थोड़े आउटडेटेड और वल्नरेबल हो गए हैं। इसलिए इवन US मिलिट्री द्वारा इनके जो प्रेजेंट ऑपरेशनल ब्लैक हॉक्स हैं, ये रिप्लेस किए जाने हैं, जिसके लिए इवन 2 कंटेंडर कम्पीट भी कर रहे हैं। इसमें पहला सिकोर्स्की और बोइंग का डेफिएंट X है, जो कि ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में सक्षम है। दूसरा बेल V280 वेलर है, जो कि इवन 520 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रूज करने में सक्षम है। तो दोनों ही फास्ट प्लेटफॉर्म है, कैपेबल है, वर्टिकली लैंड कर सकते हैं, साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रैवल को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अंडर डेवलपमेंट ही है, इनकी टेस्टिंग चल ही रही है, और जब तक हम IMRH को सर्विस में इंडक्ट करेंगे, तब तक US द्वारा इन प्लेटफॉर्म को ब्लैक हॉक्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म खाली फास्ट नहीं है, यहाँ पर आपको रेंज और एंड्योरेंस भी ज़्यादा मिल जाती है। हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर यहाँ ऐड करेंगे कि मेंटेनेंस भी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए जहां पर आपको क्विक डिप्लॉयमेंट करना पड़ सकता है, वहां पर इन प्लेटफॉर्म्स का आपको अल्टरनेटिव नहीं दिखेगा। और इसलिए IMRH तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, पर ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए IMRH के साथ इन प्लेटफॉर्म पर पैरेलल में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनमें भी मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, और इवन
एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसके अंतर्गत ये हेलीकॉप्टर कंप्लीटली ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि बिना पायलट के ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये डार्पा के एलियास यानी कि एयर क्रू लेबर इन कॉकपिट ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत है, जिसमें सिकोर्स्की ने मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन हेलीकॉप्टर्स को ऑटोनोमसली ऑपरेट करके डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसके अंतर्गत अगर पायलट की इंजरी हो जाती है बैटल के दौरान और पायलट इन हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने लायक नहीं रहते हैं, तब भी ये हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है अपने आप ही। और इसी टेक्नोलॉजी को सिकोर्स्की द्वारा डिफिएंट एक्स और रेडर एक्स प्लेटफॉर्म पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पर है, जो कि हम फ्यूचर में ही इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि हमें काम उन टेक्नोलॉजीज पर करना चाहिए जो कि फ्यूचर की हो, ताकि जब हम इनको इंडक्ट करें तो ये रेलेवेंट रहे, जो कि फिलहाल के लिए केस नज़र नहीं आ रहा है। IMRH के साथ हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि हम उन टेक्नोलॉजीज पर काम करते जो कि बाद में कैरी फॉरवर्ड होकर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स पर आती और उन्हें भी फ्यूचरिस्टिक बनाती। पर अगर हम IMRH को देखें तो ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर जो बेस है ये Mi-17 प्लेटफॉर्म को बनाया गया है और उसी के पैरामीटर्स को थोड़ा बेहतर तरीके से अचीव करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है और उसको अचीव करते हुए सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करी जा रही है। हम यहाँ पर बस इतना ऐड करना चाहते हैं कि ये अचीव करते समय हम फ्यूचर का भी ध्यान रखें और उन टेक्नोलॉजीज पर काम करें जो कि इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर रेडी बनाए। चाहे इस प्लेटफॉर्म की कंप्लीटली ऑटोनोमसली काम करने की क्षमता हो या फिर एक पैरेलल प्रोजेक्ट हो जहां पर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएं जो कि क्विक इन और आउट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम हो, साथ ही साथ ज़्यादा एंड्योरेंस के साथ भी आए। क्योंकि जब चाइना के साथ नॉर्थर्न बॉर्डर्स पे सिचुएशन खराब हुई थी तो हमने ये देखा था कि क्विक डिप्लॉयमेंट से कितना फ़र्क पड़ता है और हमने इवन चाइना को सरप्राइज भी किया था और इवन चाइना द्वारा भी हमें सरप्राइज किया गया था अपने क्विक डिप्लॉयमेंट से। तो खाली फाइटर प्लेटफॉर्म्स को लेकर हमें फ्यूचर को नहीं देखना है, इवन ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना एक फाइटर प्लेटफॉर्म है। और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ फुट सोल्जर्स का क्विक डिप्लॉयमेंट गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो जितना इंपॉर्टेंट हम AMCA को लेकर चल रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट हमें इन प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली करनी चाहिए। हमारे द्वारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया गया है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम IMRH भी बना सकते हैं। अब हमें दूसरी कैटेगरी के प्लेटफॉर्म्स पर काम करना चाहिए जिस पर हमने पहले कभी काम नहीं किया है और इसके अंतर्गत अगर पार्टनरशिप भी करनी पड़े तो डेफिनेटली करनी चाहिए। तो अभी से फ्यूचर रेडी होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में हम अगेन कैचअप करने की कोशिश ना करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।